हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 आज से हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है। ये 15 सेट में 15 दिन में आपको कराने वाला हूँ। डेली एक फुल टेस्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि और भी कोई बुक से मैं टेस्ट कराऊँ तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, आप ही लोग की डिमांड पर ये टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली एक मैं टेस्ट डालूंगा, आप सभी लोग क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोग बिहार से बाहर भी रह रहे हैं। बार बार उन लोगों का कॉल आ रहा था और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर टेस्ट ये सब करा दीजिए। ठीक, तो मैं टोटल आपको करा रहा हूँ। डिटेल्स जहाँ बताना होगा डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत शॉर्ट तरीका से मैं डिटेल्स बताया हूँ और फैक्चुअल में आपको सभी जानकारी देते चलूंगा। ठीक, ये आपको सेट 1 है। इसका जो पीडीएफ होगा नीचे टेलीग्राम पर मैं डेली प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। नागरिक कहने का मतलब कि एक प्रकार का ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ दिया है, नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता। किसमें अवसर की क्षमता होना चाहिए, तो नियोजन और नियुक्ति में अवसर की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसको लागू कराने के लिए। हमारे संविधान के भाग 3 देखिएगा, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार है कौन था, संपत्ति का अधिकार, उसे अब मौलिक अधिकार के श्रेणी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, वो अब लीगल राइट हो गया है। ठीक, और संविधान के आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। ठीक, 44वें संविधान संशोधन कर 1978 में आर्टिकल 300 ए में इसे रख दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया है। जो आपको मौलिक अधिकार का पार्ट है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, अब मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा डिटेल्स के मैं साथ बताऊं और 100 का 100 क्वेश्चन पूरा डिटेल्स के साथ में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यस लिखना है। नहीं तो मैं सिर्फ आपको टेस्ट कराऊंगा। इसका फायदा ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको टेस्ट में भी आपका नंबर भी पता चलेगा, और इससे आपको अलग अलग क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है इससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा समय लग जाएगा अगर पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताने लगूँ, तो ये भी आपको बताना है कि मुझे क्या करना है। ठीक, अगर डिटेल्स के साथ मैं बताऊँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, या मैं पूरा सिर्फ टेस्ट आपको करा दूँ तो भी बता सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता होगा तो रोक कर आप देख सकते हैं, या इसको स्लो कर देख सकते हैं। ठीक, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, जो भी प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं विदेश में, वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही उनका व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है। अभी 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपको लोकसभा के अध्यक्ष जो चुने गए हैं, ये ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद में संबोधित करने का अधिकार है। ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, और इनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी भारत के महान न्यायवादी जिसे बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर बी हो जाएगा। और ये संसद के सदस्य नहीं होते। संसद में कौन कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएगा, अब लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा है, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना था, 7 था। इसकी स्थापना जो हुआ था, ये 19 अगस्त 1947 को हुआ था, प्रारूप समिति की स्थापना। ठीक, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में के जो मध्य है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में देखिएगा एक आपको चक्र मिलेगा। और चक्र का आपको पूछता है रंग कैसा होता है। मिसकी धर्म जो चक्र है उसका रंग पूछता है, तो ये गहरा नीला होता है और उसमें 24 तिलियां लगी होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो भारत में देखिएगा टोटल आपको क्षेत्रीय परिषद जो है ये 5 हैं, और इसको गठन करने का अधिकार किसके पास है, तो ये आपको याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के पास है। और लेकिन इसका अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत के गृह मंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो अलग अलग जो क्षेत्रीय परिषद के मुख्यमंत्री होते हैं वो उसका उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है इसमें शिक्षा देने का आपको कहा गया है। जो प्राइमरी स्तर पर होता है, मातृभाषा में आपको देना है, लोकल लैंग्वेज में, तो ये आपको किसमें कहा गया है, तो ये आर्टिकल 351 के ए में कहा गया है। और आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है, तो हिंदी के विकास के लिए कहा गया है। आर्टिकल 21 के ए में क्या कहा गया है, तो ये शिक्षा के संबंधी अधिकार जो 86 अमेंडमेंट हुए थे, आपको जो 14 वर्ष तक भी आपको जो लड़के उनको शिक्षा देना है, आपको प्राइमरी कम से कम, ये अधिकार जो है ये आपको आर्टिकल 21 के ए में आपको है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करनी पड़ी थी। इसकी पहला तो चक्र का मतगणना हुआ था, लेकिन दूसरे चक्र का भी मतगणना करना पड़ा था इनके समय में। ठीक, तो ये थे बीबी गिरी।
बीबी गिरी। देखिए कोई भी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपको लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा सभी निर्वाचित मैं बोल रहा हूँ, ठीक, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा है, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है कुछ राज्यों में, जैसे कि आपको दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, और अभी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, उसके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो भी पूछता है आराम से पूछता है, ठीक। अगर पूछे कि निर्विरोध कौन से आपको चुने गए थे राष्ट्रपति, तो ये नीलम संजय रेड्डी थे, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, देखिए विधान परिषद पूछ रहा है, तो अभी 6 ही राज्य में विधान परिषद है, जैसे कि अपना बिहार में है, अपना यूपी में है, अपना देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, और उसके नीचे कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, और विधान परिषद में जो न्यूनतम हो सकता है संख्या, ये आपको 40 आपको हो सकता है, यहाँ पर देखिए विधान परिषद दे रहा है। और अगर पूछे कि विधानसभा में न्यूनतम कितना हो सकता है, तो ये 60 हो सकता है। विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अभी देखिएगा संघ सूची के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं, संघ सूची में संसद कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में से संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये लोकसभा जो आता है ये समवर्ती सूची में आता है। आपसे पूछ सकता है कि अभी संघ सूची में कितना सब्जेक्ट है, तो संघ सूची में पहले 97 से शुरू में एकदम, लेकिन अभी 100 है। राज्य सूची में पहले कितना थे, राज्य सूची में पहले कितना थे, यह ध्यान में रखिएगा। राज्य सूची में पहले आपको 66 था सब्जेक्ट राज्य सूची का, लेकिन अभी कितना है, 61 है। और वहीं पूछे समवर्ती सूची में पहले कितना सब्जेक्ट था, तो 47 था, अभी कितना है, 52 है। तो अभी पूछ सकता है कि अभी कितना है कि संघ सूची में सब्जेक्ट 100, अभी राज्य सूची में पूछता है सब्जेक्ट कितना है, 61, अगर अभी पूछा है समवर्ती सूची में कितना सब्जेक्ट है, तो 52। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ या नीति आयोग हुआ या योजना आयोग हुआ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग दे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाए। अगर आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोनो पूरा हो जाए, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ रहा है राजवर्ष, तो ये आपको राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो था ये आपको शादी करने की न्यूनतम निर्धारित किया था, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक। और ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किया गया था, 1930 में, माफ कीजिएगा 1930 में। और इसमें लड़कियों का न्यूनतम उम्र 14 बताया गया था और लड़कों का 18 बताया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पील कमीशन कब बनाया गया था। जो 1857 की क्रांति हुआ था उसके बाद ही पील कमीशन बनाया गया था। तो ये पूछ रहा है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों को तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कहा गया था। तो ये अनुपात कर दिया गया था, भारतीय सैनिक जो होंगे ये 2 होंगे, तो यूरोपीय सैनिक क्या होंगे, 1 हो जाएंगे मिस की। तो ये 2:1, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से आपको काफ़ी ज़्यादा विद्रोह देखा गया था 1857 में, तो उस क्षेत्र से संख्या कम कर दिया गया था भारतीय सैनिकों का, जैसे कि गोरखा हुआ, पंजाबी हुआ, इस क्षेत्र से ज़्यादा लोग को चयन किया जाता था। तो रेशियो बनाकर कर दिया गया था 2:1 भारतीय सैनिक और विदेशी सैनिक का। क्वेश्चन नंबर 15 की किसने कहा था कि कांग्रेस याचना वाली संस्था है। कांग्रेस याचना वाली संस्था है, ये गरम दल के नेता बिपिन चंद्र पाल कहे थे। गरम दल के 3 नेता का नाम याद रखिएगा, जिसे बोला जाता है कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और ये आपको भीख मांगने वाली संस्था के रूप में ये बोले थे, आपको जो कांग्रेस को बोले थे, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। 1885 में जो कांग्रेस है इसकी स्थापना हुआ था, एवं ऑक्टोबियन हुरुम ने किया था, और उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नहीं, आप देखिएगा कि इनका नाम बार बार आता है, तो ये स्वराज इसकी खुद का राज होना चाहिए, स्वराज का सर्वप्रथम जो आपको किया गया था ये दयानंद सरस्वती द्वारा। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, इनके द्वारा ही सतत प्रकाश नामक एक रचना भी आपको निकाला जाता था, और इनके द्वारा ही आर्य समाज की भी स्थापना हुआ था 1875 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, सुलेखन क्या है। सुलेखन में इसकी अच्छा लिखना, मतलब कि सुंदर लेखन होना, सुलेखन, ठीक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है। तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का अग्निकुंड ऐसा ही होता है ना, तो इसका जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये आपको बताना है। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, बी, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ है, एक बंदरगाह है, ये आपको कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो कंठोपनिषद जो है ये किसका वेद का है उपनिषद, तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है। और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। और चारों वेद का अगर पूछे नाम, तो यहाँ पर चारों वेद का नाम लिखा
हुआ है, वेदों की संख्या 4 है, ये याद रखिएगा। सबसे प्राचीन बड़ा वेद कौन है, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया। किस प्रसिद्ध शासक थे जो कलिंग जो था, जो कि आज के उड़ीसा वाला क्षेत्र आप देखते हैं। सबसे पहले महापद्मनंद ने, नंदवंश के संस्थापक थे ये, तो ये इन्हों द्वारा ही मिलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कलिंग युद्ध किसके आपको शासनकाल में अशोक ने लड़ा था, उसके बाद ही ये बौद्ध बन गए थे, बौद्ध मतलब कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो विजय हुआ था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नासिक अभिलेख में। कौन से, नासिक अभिलेख में है, तो ये डायरेक्ट आपको लगा लेना है, ठीक। ये सातवाहन वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था, तो वही प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था जो सजदा नपोवस के आपको प्रथा लागू किया था, जिन्होंने रक्त और लौह की नीति लागू किया था। ये अब जिसने चलहगनी जो प्रथा चलते आ रहा था 40 सरदारों का, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको खत्म किया था, तो ये थे बलबन, ठीक। ये याद रखिएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मजहरनामा की घोषणा कब किया गया था। मजहरनामा की घोषणा कर अकबर सबसे धर्म में मतलब सर्वोच्च अपने को कर दिए थे, तो ये किया गया था इनके द्वारा 1579 में। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप, आप देखिएगा कि अभी विश्वविद्यालय भी बन रहा है, अभी जो आधारशिला रखा गया है यहीं आपको अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में ही जो आपको एमयू बना हुआ है उनके ही जमीन पर बना हुआ है। तो राजा महेंद्र प्रताप जो है ये आपको 1915 में जर्मनी के सहयोग से स्थापना किए थे काबुल में, अफगानिस्तान में, ठीक, अपना अंतरिम सरकार। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। प्रथम बार जो अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव है ये पारित किया गया था 1940 में। पूछ सकता है किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 में पारित किया गया था। और आपसे ये पूछे कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो ये 23 मार्च 1943 को मनाया था, ठीक। ये याद रखिएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैं मात्र आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बना लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, मैथ का 5 क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 का आंसर ए। वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 इसका हो जाएगा 77,000 के करीब आएगा। बनाइएगा, मैथ बहुत आसान है, बन जाएगा आपसे आराम से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे बोला जाता है क्या, सीआईएसएफ। अभी सुनते हो ना, जेडी की भर्ती आता है तो सीआईएसएफ सुनते होंगे, सीआईएसएफ का सीट आप गिनते होंगे, ठीक। तो ये जो सीआईएसएफ है इसकी स्थापना कब किया गया था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ये किया गया था 1969 में। अब यही पूछे कि आपको बीएसएफ की स्थापना कब किया गया था, 1965 में। यही पूछे आपको कि आईटीबीपी की स्थापना कब किया गया था, तो 1962 में। यही पूछे आपसे कि सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था, तो सीआरपीएफ की याद रखिएगा, सीआरपीएफ की स्थापना किया गया था आपको 1939 में। और सबसे जो पुराना है ये असम राइफल है, जिसकी स्थापना जो किया गया था सबसे पहले 1835 में, फिर उसका नाम बदलकर आपको असम राइफल किया गया था 1917 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों के समान है। इसके क्षेत्रफल से भी और जनसंख्या के दृष्टि से भी जो पूरे विश्व में समान इसका ही रैंक आता है, यह है ब्राजील। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको चाइना का है, उसके बाद भारत का पड़ता है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है और आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत, जो भी ऊंचा ऊंचा लंबा चोटी वाला हिमालय होता है ये सभी आपको बृहत हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मालदीप एवं मिनिकाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। जो मालदीप है, मिनिकाय है, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। कौन सा है, 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये याद रखिएगा। 9 डिग्री पूछता है तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में। 10 डिग्री पूछता है तो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो जो बिहार जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो यह है टोंस नदी। कौन सी नदी, टोंस नदी पर है बिहार जलप्रपात, ठीक। ये याद रखिएगा। 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, लाल मिट्टी किसके कारण लाल होती है, तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है, ठीक। लौह ऑक्साइड के मींस की आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। और कपास की खेती किसमें होता है, काली मिट्टी में, और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी बोला जाता है। और जलोढ़ का ही 2 प्रकार होता है, खांदर बांगर मींस की नया जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी ही है, यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, परिद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। परिद्वीपीय भारत में जो सिंचाई है इसके प्रमुख साधन क्या है, ठीक। तो दक्षिणी भारत में तो ये तालाब हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुल्सी एवं धनिश्री किसकी सहायक नदी है। कुल्सी और धनिश्री है ये सांगपो, जिसको आपको सांगपो बोला जाता है तिब्बत में, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र भारत में। और इसके द्वारा एक आपको नदी द्वीप भी बनाया जाता है, मांजली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और तिब्बत में से सांगपुर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, मात्र केवल एक देश में है इसका
ये अवस्थिति कौन सा झील है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो ये हो जाएगा मिशिगन झील, यूएसए में पड़ता है मिशिगन। बाकी सभी झील आप देखिएगा इसका कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा देश के बाउंड्री पर ये पड़ता है। 39 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फोकलैंड जलधारा का संबंध कैसा है। तो फोकलैंड जलधारा जो है ये आपको एक प्रकार का ठंडा जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर का पूछता है कि आकार कैसा है, तो एस आकार का है। आपके पूछता है कि प्रशांत महासागर का कैसा है, तो ये ओ आकार का है, ठीक है। हिंद महासागर का पूछे या तो भी देगा ऑप्शन में या तो डब्ल्यू देगा, ठीक, ज्यादातर आपको भी ही देगा, डब्ल्यू आर्कटिक महासागर को दे देता है, यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। तो रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब हुआ था, 1983 से 84 में हुआ था। और प्रथम कब हुआ था, तो 1967 से 68 में हुआ था। हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति के पिता कहा जाता है, और भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे हरित क्रांति के पिता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा अपना साझा करते हैं। तो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा जो साझा करते हैं ये 4 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन, तो ऊपर से लेकर नीचे मैं आपको बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आपको नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ऐसे राज्य हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दारा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा दारा है जो कि उत्तराखंड में नहीं अवस्थित है। तो नाथुला नहीं अवस्थित है, बाकी मन्ना दारा, लिपुलेख दारा, नीति दारा ये उत्तराखंड में है। देखिए नाथुला और जेलापला ये 2 सिक्किम अवस्थित है, और सिपकिला कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी आरबीआई जिसे बोला जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह जो है ये आपको ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 में किया गया था आरबीआई, इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हमारे राष्ट्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो भी नोट निकाला जाता है आरबीआई द्वारा ही निकाला जाता है, और शक्तिकांत दास अभी इसके आरबीआई के जो है ये आपको गवर्नर है और उन्हीं का साइन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो ये जो नगद आरक्षित अनुपात है और खुले बाजार की संक्रियाओं, ये मौद्रिक नीति का एक प्रकार का साधन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत किया गया था ये 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो ये आपको गरीबी अनुमान लगाए थे, ठीक, तो ये गरीबी से संबंधित है। और इन्होंने बताया था कि जो कैलोरी की मात्रा दिया था कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले कितना, तो 2100 और गांव क्षेत्र में 2400 कैलोरी आपको ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम चाहिए आपको खाने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये 1969 में हुआ था, और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ये याद रखिएगा। 49 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के संबंध है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के संबंध किससे है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो यह है वीएस मिन्हास से है, ठीक। दादा भाई नौरोजी जो है इन्हें वृद्ध पुरुष बोला जाता है। प्रथम बार इन्होंने ही भारत में जनगणना किया था। प्रथम जो व्यक्ति आए है, प्रति व्यक्ति आए, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा ही आपको जनगणना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। तो ये जो किया गया था विश्व विरासत संधि पर हस्ताक्षर भारत द्वारा, ये अक्टूबर 1976 में किया गया था। और अभी कितना है विश्व विरासत स्थल भारत में, तो अभी याद रखिएगा करंट में मैं बता रहा हूँ 40 हो गया है, क्योंकि अभी देखिएगा 39वां कौन है, तो ये आपको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना का है ये 39वां हो जाएगा। और 40वां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा धोलावीरा जो गुजरात में है, ठीक। तो अभी 40 है, ये याद रखिएगा विश्व विरासत स्थल भारत में। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय आपको भोपाल में पड़ता है। और नागपुर में किसका मुख्यालय पड़ता है, तो नागपुर में भी याद रखिए लीजिएगा, इसका पड़ता है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का नागपुर में पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, कौन से इनपुट डिवाइस का नहीं है, तो प्रिंटर जो हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कटौती से है कि कम किया जाएगा ग्रीन हाउस गैस। यह है क्योटो प्रोटोकॉल, कब हुआ था 1997 में हुआ था, और क्योटो जापान का शहर है, ये याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक। ये ओजोन परत वाला जो हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो CFC है इसको कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये एक मार्क एक्ट क्या है, एक प्रकार का गुणवत्ता के लिए आपको दिया जाता है। यह भारत में कब लागू किया गया था, 1937 में लागू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर में एक रैंकिंग हासिल किया है। तो ये बजरंग पुनिया हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया हो जाएंगे, ठीक। और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक भी जीते हैं, तो ये पूछ सकता है आपको, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अंतरिक्ष में सबसे पहला सैन्य अभ्यास बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये फ्रांस द्वारा शुरू किया गया है, ठीक।
अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को आपको शामिल किया गया था 10 मार्च 2021 को, तो ये पूछ सकता है। तो ये शामिल किया गया था आईएनएस करंज। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है अलग अलग एग्जाम में। तो ये आपको तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है आईएनएस करंज। और आप ऐसे बहुत से आपको जो है लगभग कितना आपको शामिल करना है, 6 स्कॉर्पियन शामिल करना है, जिसमें तीसरा कौन हो जाएगा, आईएनएस करंज होगा, जो कि आपको 10 मार्च 2021 को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो दिया गया है 25 मिलियन डॉलर, ये गूगल बाबा द्वारा दिया गया है, इसके गूगल द्वारा दिया गया। ठीक, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इसमें स्थान भारत का पूछ रहा है क्या है, तो ये हो जाएगा आपको 140 हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपसे ये पूछे कि जो आपको हमारा पत्रकारिता है, मीन्स की फ्रीडम, आपको जो पत्रकारिता है, मतलब कि ये आपको विश्व आपको जो स्वतंत्रता होता है ये मीडिया लोग के लिए, उसमें 142वां स्थान पर आ गया है। देखिए मैं अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समय पर कुछ आदमी का दिमाग में नहीं आ पाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवर डोसल्ट वाला, आप देखिए कितना घोटाला हुआ था, डोसल्ट कंपनी वाला, आप नाम सुने होंगे, तो वही वो डोसल्ट है। ठीक, तो ओलिवर डोसल्ट का निधन हो गया। वो कहाँ से, तो डोसल्ट कंपनी के जो भी मंगाया जाता था फ्रांस से मंगाया जाता है, तो ये फ्रांस से। 61 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्यसभा लोकसभा टीवी का विलय कर दिया। राज्यसभा लोकसभा 2 टीवी था, उसका विलय कर दिया गया है और एक नया टीवी बना दिया, जिसका नाम पड़ गया है संसद टीवी। क्या पड़ गया है, संसद, संयुक्त नाम इसका क्या पड़ा है, संसद टीवी बना हुआ है। और ये कौन से समिति पर, तो सूर्य प्रकाश समिति ने इसको आपको विलय कर दिया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश समिति ने विलय किया है। और पूछ सकता है कि ये आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले सीईओ कौन बने हैं, तो इसके पहले सीईओ रवि कपूर बने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 सूची में पहले स्थान पर है। तो ईज ऑफ लिविंग 2020 में जो पहले स्थान पर हो जाएगा, ये अपना कौन हो जाएगा, तो सिलिकॉन आपको सिटी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, दूसरे पर पुणे हो जाएगा और सबसे निचले स्थान पर श्रीनगर आ जाता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत किया है। कैच द रेन मतलब समझ रहे हैं ना, पानी को इकट्ठा करना, मतलब कि तो कैच द रेन जो स्टार्ट किया गया है, जल दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, माफ कीजिएगा, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो पृथ्वी आपको दिवस मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो जो 22 मार्च को ये काम किया गया है, ये आपको अभियान शुरू किया गया है कैच द रेन। और ये आपको पूछ रहा है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा किया है। तो ये कितने चरण में पश्चिम बंगाल की जो चुनाव हुआ है, ये कितने चरण में हुआ है, तो ये 8 चरण में हुआ है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ममता बनर्जी चुनकर मुख्यमंत्री बनी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है। प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे पहला सड़क जो हुआ है, ये त्रिपुरा में हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है। विपक्ष जो आपको विपक्ष है राज्यसभा में, विपक्ष के नेता ये बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए हैं। तो 67 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछे कि सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, तो ये पीयूष गोयल जी हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपको 68 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल निर्माण करने की घोषणा की है। तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो निर्माण किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। और उड़ीसा में ही चिल्का झील भी स्थित है, जो कि सबसे बड़ा लैगून झील है, ये याद रखिएगा। फायर पार्क भी कहाँ बन रहा है, उड़ीसा में ही बन रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री है। ये ई छावनी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 70 है, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 के आंसर हो जाएगा अभिजात गुप्ता। 70 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव शुभारंभ किया है। तो काला नमक चावल महोत्सव हुआ या हुआ वन ब्लॉक वन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा काला नमक जो ये होगा उससे अलग है क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा जो। तो ये देखिए, ये जो काला नमक चावल महोत्सव हो जाएगा, ये किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा, अपना उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। आदित्यनाथ योगी वहाँ के मुख्यमंत्री है। ये कपिलवस्तु में शुभारंभ किया गया है। ठीक, काला नमक चावल उत्सव। ठीक, और ये आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि
वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट तो हरियाणा द्वारा। वन आपको पूछ सकता है कि वन स्कूल वन आईएएस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरला द्वारा शुरू किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो मैं आपको कुछ करंट अफेयर बता दिया आपको एक्स्ट्रा कि आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 के हाल ही में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है? ये हमारे बिहार के ही हैं और इन्हें साहित्य भाषा के लिए 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी 2020, और ये बिहार के ही है। कौन है? अनामिका है। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका पुस्तक का नाम है टोकरी में दिंगस। ठीक, टोकरी में दिंगवत इनका पुस्तक का नाम है और 20 भाषाओं में दिया जाता है। कौन से? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और बिहार के कहाँ के हैं? तो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री बनी है ये काजा कलास बनी है। ठीक, ये याद रखिएगा, काजा कलास। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया कब जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसका थीम पूछ रहा है तो ये आपको बताना है रामसर साइट इसी द्वारा घोषित किया जाता है, इसी समय में आपको, तो ये आपको बताना है। ये आपको थीम पूछता है तो इसका थीम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर हो जाएगा। ठीक, और अभी आपसे पूछे कि भारत में कितना रामसर साइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो अभी भारत में 46 रामसर साइट है। ठीक, 46, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये सुंदरवन है और सबसे छोटा जो है ये रेणुका है। सुंदरवन आपको याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और रेणुका जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 75 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 2021-20 दे रहा है, 21-22 दे रहा है, 2020-21 के अनुसार दे रहा है वित्त वर्ष में 2021-22 में भारत के वास्तविक जीडीपी कितना बढ़ेगा? जब यहाँ पर 21-22 लिख दिया तो आराम से आपको लगा लेना होगा कौन सा कितना, लगभग 11% के करीब, मतलब कि 11% बढ़ेगा। लेकिन अगर यही मात्र ये देता 2021 देता 2020-21 तो घटा था कितना? -7% घट गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पर दे दिया है कि 2021-22 तो ये आपको 11% आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि 91 दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया गया है ये किसको दिया गया है? तो 91 दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है, अभी इनको दे दिया गया, रजनीकांत को दिया गया है। ठीक, और 50वां किसको दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? 1600 टन जो लिथियम भंडार है इसकी जो खोज किया गया है ये अपना कर्नाटक में किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में ही होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देखिए 2 क्वेश्चन 51वां पर आपको दिखाई देगा, एक 51वां दादा साहब फाल्के, ये तो रजनीकांत हो जाएंगे, और एक आपको जो गोवा में होता है और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भी 51वां अभी किया गया है। इसमें फोकस कंट्री कौन है? फोकस कंट्री आपको अपना बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 48वें मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं, ये कौन से हैं? तो ये सब लोग जानते होंगे, ये एन.वी. रमन्ना जी हैं, एन.वी. रमन्ना। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि हाल ही में दिए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थापित करेगा? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा भारत किस देश में? तो ये स्थापित जो किया जाएगा ये किया जाएगा, रूस और भारत दोनों सहयोग करेगा बांग्लादेश में। कौन सा? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक, तो इससे आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 2 निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। जो उष्मा है, मान लीजिए 2 जो निकाय है उसमें उष्मा किस पर निर्भर करेगी? तो भाई उन दोनों के तापमान पर निर्भर करेगी। ठीक, बेसिक सी बात है, जब तक दोनों चीज़ का तापमान एक बराबर नहीं हो जाता है तब तक तो इधर से उधर ट्रांसफर होते ही रहता है, उष्मा का प्रसार होते ही रहता है ऊंचा से नीचा की तरफ। ठीक, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपने तापमान पर निर्भर करेगा, ये याद रखिएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सबसे पहले याद रखिएगा जो प्राइमरी रंग कौन कौन है? नीला रंग है, हरा रंग है, और इसमें हो जाएगा कौन सा? तो नीला, एक हरा, एक लाल। ठीक, 3 आपको जो रंग होते हैं ये प्राइमरी रंग कहलाते हैं, और इन्हीं से जो रंग मिलकर बनते हैं आपको वो सेकेंडरी कलर कहलाते हैं, इसके द्वितीय रंग कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें जो प्राइमरी कलर मिलाया जा रहा है, इसके नीले और हरे मिलाए जा रहे हैं, तो ये कौन सा बनता है? सियान बनेगा। ठीक, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 81 का आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो किया जाता है ये किसके माध्यम से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 है, तो ये माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा।
तो 83 हो जाएगा। चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बस आप सुन लीजिए, एक बार सुनिएगा, दो बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो आपको छत पर आप लगाते हैं, विद्युत देते हैं उसमें, तो विद्युत ऊर्जा से वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। सोलर सेल जो छत पर आप लगाते हैं, सौर ऊर्जा सूरज के प्रकाश से लेता है और वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ट्यूबलाइट जो आप ट्यूबलाइट बारते हैं, ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक। विद्युत बल्ब जो बल्ब आप जलाते हैं, ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और उसके साथ उष्मा भी, गर्म भी हो जाता है तो उसके साथ उष्मा भी निकलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। आपको विद्युत सेल, जब विद्युत सेल देगा तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो आपको रेडियो ऑडियो में आप लगाते हैं इधर उधर, तो विद्युत सेल आपको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर जब दे रहा है तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। वही आपको जनरेटर जब दे देगा तो वो क्या हो जाता है, वो आपको यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक। और ये सितार अगर दे, सितार जो आप बताते, सितार गिटार ये सब जो होता है, ये यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। तो सभी मैं आई थिंक बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल का उदाहरण है। आभासी बल जो बस आपको प्रतीत होता है कि एक बल लग रहा है, ठीक। तो आप देखिएगा साइकिल उकिल चलाते होंगे तो सेंटर की तरफ एक बल रहता है, वो तो सेंटर की तरफ जो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक बाहर की तरफ आप बैलेंस कर बल लगाते हैं, जो सूडो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक। और वो जो बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल, वो एक प्रकार का क्या है, अपकेंद्रीय बल है, मिस की बी हो जाएगा। और इसका आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे कि आप दूध वाला से दूध महते हैं या आपको दही महते हैं तो उसमें से मक्खन बाहर की तरफ फेंकता है, या आपको कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो कुल आपको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है आपको मैल, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। देखिए अब मेमोरी भी फुल हो चुका है तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बस उसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक। ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या है ये आपको बताना है, तो ये आपको आराम से हो जाएगा, मोह जो हो जाएगा विद्युत चालकता की इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है, इसलिए आपको जल्दी से साफ हो जाता है कपड़ा जब डिटर्जेंट डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 के निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करती है जल के साथ अपक्रिया कर, ये कौन सा हो जाएगा, कैडियम। कैडियम का ज़्यादातर देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में आपको छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बोरियम कैडियम का। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से किस भूरा कोयला बोला जाता है, कौन सा भूरा कोयला है इसमें से, तो ये लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, किसके कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है, रक्त स्राव को रोक देती है, ये स्कंदन के कारण। और विटामिन के इसके लिए उत्तरदायी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, रक्त स्राव को रोकने में विटामिन के उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। जल गैस हम लोग बोलते हैं, ये किसका मिश्रण होता है, तो ये जल गैस जो मिश्रण होता है ये CO और H2 का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण होता है। और आपको जो ठोस बर्फ होता है ये CO2 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, रेयान का निर्माण निम्न में से किस क्रिया से होता है या किसके किया जाता है। रेमान का जो रेयान है इसका निर्माण किसके द्वारा किससे किया जाता है, सेलुलोज से किया जाता है, ठीक। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट जो है ये किसका खनिज है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा केरल में क्या मिलता है, थोरियम। थोरियम ये पाया जाता है केरल में, सबसे ज्यादा पूछे कि कहाँ मिलता है तो थोरियम आपको केरल में मिलता है। और ये नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता आपको एक प्रकार का देखिए कि नाभिक जो होता है, नाभिक का किससे ज्यादा परमाणु आपको संख्या हो जाता है तो वो आपको उसमें से रेडियो सक्रिय आपको निकलने लगते हैं। तो 83 से ज्यादा, अगर 83 या 83 से ज्यादा हो जाता है किसी परमाणु संख्या तो उससे निकलने लगते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जिससे अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो ये किसका है, तो ये 93 के आंसर क्या हो जाएगा, ये नाभिक का गुण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है, तो अपचयन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से किस विटामिन के संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। तो यकृत द्वारा कौन से विटामिन के संश्लेषण होता है, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण ही कमी हो जाएगा, तरतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन ए आपको कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, ठीक। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ई जो है, ई के कारण आपको नपुंसकता आ सकता है, ठीक। ये आपको जन क्षमता कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 96 देखिए, भ्रूण की अपराशोषिका एलाटोनिस जिसे बोला जाता है, एलाटोइस किससे सहायक होती है। तो जो भ्रूण की जो अपरापोषिका होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है अपरापोषिका किसके लिए, तो ये उत्सर्जन के लिए सहायक होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि स्वार्थिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिसका रुधिर वर्ग होता है। स्वार्थिक रक्तदाता में इसके सबको दान दे सकते हैं, रक्तदाता जो होता है स्वार्थिक रक्तदाता यहाँ पर देख सकते हैं ये O वाले होते हैं, O नेगेटिव वाले सबको दे सकते हैं। और जो AB वाले होते हैं ये स्वर्गाही होते हैं, सबसे ले सकते हैं खून, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वह सीरा के द्वारा फेफड़े से हृदय शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। वह सीरा के द्वारा, कौन सा सीरा का नाम है जिससे फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है फुसफुस, यहाँ पर याद रखिएगा फुसफुस सीरा नाम है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं, कहा गया डीएनए और प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर 99 का आंसर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि कालाजार जो होता है, कालाजार नामक रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये सिकटा मक्खी द्वारा होता है, सिकटा मक्खी द्वारा होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक। इसको बोला जाता है सैंडी फ्लाई, सिकटा मक्खी द्वारा होता है ये कालाजार रोग जो होता है। इससे क्या होता है, प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जी प्रभावी हो जाते हैं, ठीक। तो टोटल मैंने 100 क्वेश्चन बताया। देखिए मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताने शुरू कर दूं तो ये 2 घंटा लग जाएगा, और अगर आप चाह रहे हैं पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊं तो जरूर बताइएगा। अगर चाह रहे हैं कम समय में मैं पूरा अच्छे तरीके से सेट लगा लूँ, आप ही लोगों का डिमांड था, तो मैं डेली आपको एक सेट दूंगा, आप सेट लगाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा, कितना स्कोर किया जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।